हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष वाजपेयी। स्वागत है आप सभी का माई क्लासरूम के अपने इस चैनल पर, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा नेशनल साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अपने इस सीरीज में 2018-19 के क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर के अपने केमिस्ट्री पोर्शन को। तो फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री पोर्शन, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एसेंशियल गाइडलाइंस के बारे में जो क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने के पहले हमको ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने को क्या दिया जाता है, जो पहली गाइडलाइन है वो क्या है, यू विल गेट एडिशनल 10 मिनट। आपको अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने के पहले 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, केवल और केवल इस ओएमआर शीट पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको पेपर का पैटर्न ध्यान में देखना है कि पेपर के पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, साइंस के सेक्शन में साइंस के 35 क्वेश्चंस एंड अचीवर सेक्शन में आपके पास में 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिनका की मार्किंग इस तरीके से करी गई है कि ईच क्वेश्चन इन अचीवर सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है। अचीवर सेक्शन के सभी क्वेश्चंस के कितने मार्क्स का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। ठीक है। वेयर एज ऑल अदर क्वेश्चन कैरी 1 मार्क ईच। बाकी सभी क्वेश्चन में 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर का यूज जो है वो अलाउड नहीं है, और एक क्वेश्चन के लिए एक ही सही आंसर है। आप एक क्वेश्चन के लिए ओएमआर शीट पर एक ही आंसर के सर्किल को फिल करेंगे, जो कि अच्छे से फिल करेंगे। ठीक है ना। अगर आपने किसी भी एक क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए हैं तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं 2018-19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये अपने पास में पहला क्वेश्चन, सचिता हैज कैटेगराइज्ड द प्रोसेस 1 to 4 इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज। तो ये चेंज क्या है, डिजायरेबल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, एक्सोथर्मिक, पीरियोडिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक का मीनिंग अपने को समझ में आता है कि एक्सोथर्मिक वो पर्टिकुलर प्रोसेस में जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक वो प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को हम लोग अच्छे से पहचानते हैं। जनरली जो केमिकल चेंज है वो क्या रहेंगे, इरिवर्सिबल रहेंगे। ठीक है। और जो फिजिकल चेंज है वो कॉज को हटा देने पर जो है फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स। इसको कैटेगराइज किया गया है 1 और 2 से। तो 1 और 2 में हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या है, डिजायरेबल। तो सही बात है, ये डिजायरेबल चेंज है। ठीक है ना। सेकंड क्या है, क्या ये एक केमिकल चेंज है, बिल्कुल ये एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अक्योरेंस ऑफ डे एंड नाइट। इसके लिए मेंशन किया गया है 5 यानी पीरियोडिक, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 6 क्या है, 6 अपने पास में है एंडोथर्मिक। ठीक है। तो ये अक्योरेंस ऑफ डे एंड नाइट का एंडोथर्मिक से यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पर ये जो बात है वो इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, वोल्केनिक इरेप्शन 2 एंड 4। तो 2 का मतलब केमिकल चेंज, यस इट इज ए केमिकल चेंज। 4 क्या है अपने पास में, एक्सोथर्मिक, यस ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है या करेक्ट कैटेगराइज किया गया है। तो सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट तो करेक्ट हो चुके हैं, एंड सेकंड वाला हम लोग देख चुके हैं कि ये इनकरेक्ट है। फोर्थ हम लोग पढ़ देते हैं डिपोजिशन ऑफ ड्राई आइस 3 एंड 6। तो ड्राई आइस क्या होता है अपने पास में, CO2 सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है। सॉलिड को गैस में यहाँ पर कन्वर्ट करना या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये अपने आप में एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है बेटा, सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो जब हम इसकी सॉलिड फॉर्म को गैसियस फेस में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में जो लिक्विड फेस में सब्सटेंस को जाना चाहिए वो स्किप करता है। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सब्लिमेशन। एंड गैस से वापस सॉलिड में आना, ये क्या है अपने पास में, डिपोजिशन। तो ये दिया गया है 3 फिजिकल चेंज, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। बट 6 एंडोथर्मिक, अगर हम गैस से सॉलिड में आ रहे हैं, गैस से सॉलिड में आ रहे हैं मतलब हाई एनर्जी लेवल से लेस लो एनर्जी लेवल पर जा रहे हैं। ठीक है ना। गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक ना कि एंडोथर्मिक। तो ये भी फ्रेंड्स अपने पास में क्या हो चुका है, इनकरेक्ट मैच है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए अपने पास में फर्स्ट एंड सेकंड ओनली।
ऑप्शन बी है थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ऑप्शन सी है सेकेंड एंड फोर्थ ओनली, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द गिवन टेबल। मटेरियल पी जो है ये वाटर प्रूफ है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इलास्टिक इन नेचर है, ठीक है। मटेरियल क्यू जो है ये भी वाटर प्रूफ है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है लेकिन इलास्टिक इन नेचर नहीं है। आर एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ तो है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है और इलास्टिक भी है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग आर के बारे में सर्च कर लेते हैं कि क्या आर यहाँ पर क्या क्या मेंशन है। आर वुड है, तो क्या वुड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? नहीं, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर आर को प्लास्टिक बोला गया है, तो क्या प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है? नहीं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। आर ग्लास क्या हो सकता है? तो ये भी ऑप्शन अपने पास में क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात आती है क्यू की, तो क्या क्यू यानी आयरन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। मेटल है, उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्या ये इलास्टिक होता है? नहीं, ये इलास्टिक नहीं होता है। तो क्यू के अकॉर्डिंग क्यू जो है होना चाहिए वो क्या है, आयरन। एंड पी क्या है, वाटर प्रूफ। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोला गया कि नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, तो पी के लिए रबर जो है वो सुटेबल ऑप्शन एंड इट इज इलास्टिक इन नेचर, एंड हेंस हम देख पाते हैं बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि क्लास 6 का ये एनएसओ का क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं आता है, जो भी रहेगा आपके सिलेबस के अंदर से रहेगा। और सिलेबस के अंदर चीज़ों को केवल और केवल वर्डिंग्स में जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा उसकी वर्डिंग्स में जो है काम किया जा सकता है एक अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो इन सभी प्रॉपर्टी में यहाँ पर सबसे पहले एक मेटल दिया गया है, आर क्या है, एक एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसको देख लो बेटा आप लोग। करेक्ट ऑप्शन हमको यहाँ पर सर्च करना है। एल्यूमिनियम यानी मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या मेटल ओपैक होता है? यस, मेटल ओपैक होगा। क्या मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को? यस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल का नेचर मैलिएबल होगा? बिल्कुल, उसका जो नेचर होगा वो क्या रहेगा, मैलिएबल होगा, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर मेटल की दो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी और एक होती है डक्टाइलिटी। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ये प्रॉपर्टी क्या है, मैलिएबिलिटी। एंड मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर, ये प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइलिटी, ठीक है ना। मेटल को हम खींच करके एक तार के जैसा लंबा भी कर सकते हैं, और मेटल को बार बार उस पर प्रेशराइज करके या हिट करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जबकि इसके मैलिएबल मतलब उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट अगर जो हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, ठीक है ना। लाइक सल्फर या कार्बन की हम बात करें जो कि अपने सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, इनको अगर जो हम हिट करेंगे बार बार किसी सब्सटेंस के थ्रू तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जबकि मेटल पार्ट्स में ब्रेक नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, अपने एरिया को इंक्रीज करेगा और मैलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के अंदर ये तीन प्रॉपर्टी है, मतलब हम डायरेक्टली ये कंसीडर कर सकते हैं कि आर को हम मैच कराएंगे सेकंड से, ठीक है, आर को हम मैच कराएंगे फोर्थ से, और आर को हम मैच कराएंगे फिफ्थ से। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पर आर को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आर को मैच कराया गया है सेकंड एंड फोर्थ से, तो ये दोनों तो करेक्ट हैं, बट इसको फिफ्थ से भी मैच कराना रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है और मैलिएबल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आर को मैच कराया गया है 2, 4 एंड 5 से। तो फ्रेंड्स यहीं से अपना ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है कि यही एक सही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, आर को मैच कराया है 3 एंड 4 से। तो 3 क्या है बेटा, ट्रांसपेरेंट। तो क्या मेटल ट्रांसपेरेंट है, क्या एल्यूमिनियम ट्रांसपेरेंट होता है? नहीं होता है। तो ये आर का जो 3 से मैच कराया गया ये इनकरेक्ट है। 5 के साथ तो ठीक है, बट
R को 3 से मैच कराना ये क्या है, इनकरेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पर R को सिर्फ और सिर्फ 2 से मैच कराया गया है, तो ये बात तो करेक्ट है, बट यहाँ के अकॉर्डिंग क्या है, इनकम्प्लीट है। तो अपने पास में बेस्ट मैच क्या मिलता है, R को हमने मैच करा दिया 2, 4 एंड 5 से। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं P, तो P है क्या, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन सॉल्युबल इन वाटर है, करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट मैचिंग है। क्या ऑक्सीजन ट्रांसपेरेंट होगी, तो ठीक है, तो पी को हम लोग मैच करा सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड से, ये दोनों चीजें करेक्ट हैं। क्यू क्या है अपने पास में, टेल्कम पाउडर। क्या एक ग्लास वेसल की हम बात करें, ऐसा ग्लास वेसल जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अब इसके अंदर हम ऑक्सीजन गैस फिल कर दें और उस कंटेनर को ढक दें किसी चीज से, तो क्या हम इस ग्लास कंटेनर के आर पार देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन गैस के फिल करने से क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। बट अगर जो हम इसी पर्टिकुलर ग्लास कंटेनर में क्या कर देंगे, टैल्कियम पाउडर भर देंगे, तो क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, यानी उससे उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पर क्यू को किससे मैच कराया गया है, सेकेंड से, ठीक है ना, तो ये भी करेक्ट है। एंड हेंस हम देख पाते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, द गिवन फिगर शो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस P एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। तो P के लिए हम लोग देख लेते हैं, P दिया गया है एट 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री सेल्सियस पर हम देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक में रखे हुए हैं, एक दूसरे से जस्ट अटैच्ड मॉलिक्यूल रखे हैं। और ये अरेंजमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सब्सटेंस अपने सॉलिड फेस में है। एट 65 डिग्री सेल्सियस हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हो गए हैं एज कंपेयर टू 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास थे, अब थोड़ा दूर हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि 65 डिग्री सेल्सियस पर सब्सटेंस अपने लिक्विड फेस में पहुंच चुका है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर कहीं भी इस बात का इंडिकेशन नहीं मिलता है कि 65 डिग्री सेल्सियस उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट 42 से 65 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। 65 डिग्री सेल्सियस पर वो अपनी लिक्विड फेस में है, ये बात करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एट 115 डिग्री सेल्सियस हम देख पाते हैं कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रखे गए हैं, ठीक है ना। ये किस फिजिकल स्टेट की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है, तो ये गैसियस फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस P इज बिलो 42 डिग्री सेल्सियस, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि 42 डिग्री सेल्सियस पर तो वो सॉलिड है, तो जाहिर सी बात है कि 42 के नीचे जाने पर भी वो सॉलिड ही रहेगा। 42 के ऊपर जाने पर यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वो मेल्ट हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस P एट 115 डिग्री सेल्सियस। पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस P एट 115 डिग्री सेल्सियस, जो कि अपनी गैसियस फेस में है, हैव लेस काइनेटिक एनर्जी देन 65 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि 115 डिग्री सेल्सियस पर, 115 डिग्री सेल्सियस पर सब्सटेंस अपनी गैसियस फेस में है और 65 डिग्री सेल्सियस पर सब्सटेंस अपने लिक्विड फेस में है। और हमको ये याद रखना रहेगा कि सॉलिड में एनर्जी सबसे कम होती है, लिक्विड में एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी और गैसियस पार्टिकल के पास में एनर्जी लिक्विड पार्टिकल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर गैसियस फेस की बात हो रही है और यहाँ पर होना चाहिए था हैव मोर एनर्जी, जबकि यहाँ पर दिया क्या गया है, लेस काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या हो चुका है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस P इज बिटवीन 65 एंड 115 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये 65 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड है एंड 115 डिग्री सेल्सियस पर गैस है। इसका मतलब कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा वो 65 डिग्री सेल्सियस एंड 115 डिग्री सेल्सियस के बीच में कहीं लाई करेगा, एंड हेंस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सबसे पहले बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना और हमें ये देख लेना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट सब चीज के बारे में बात करी गई है या करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो मिक्सचर ऑफ किडनी बीन्स एंड चिक पीस कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों ही चीजों का मास होता है, ठीक, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक चीज बहुत हल्की हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये विनोइंग हम तभी यूज कर सकते हैं जब दो सब्सटेंस के बीच में मास का डिफरेंस ज्यादा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम विनोइंग को यूज कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस हल्का है जिसका मास बहुत कम है और एक सब्सटेंस का मास बहुत ज्यादा है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग की टेक्निक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय इवेपोरेशन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो सी वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, वो उतनी आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा जितनी आसानी से वाटर वेपोराइज होगा। तो वाटर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा और कुछ टाइम के बाद जो है यहाँ पर वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा सी वाटर से, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एन एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी बात सही है। एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऑफ ए मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे हम लोग बात करें कि कॉपर और जिंक क्या रहेगा, कॉपर और जिंक दोनों मेटल को मिला करके हम एलॉय बना रहे हैं जिसको हम लोग ब्रास बोलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सोडियम अमलगम की बात करते हैं Na.Hg, तो वो भी क्या है, एलॉय का फॉर्म है। अब मेटल के साथ साथ नॉन मेटल, जैसे आयरन और कार्बन को मिक्स करके हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, स्टील, तो मेटल के साथ में नॉन मेटल भी मिक्स करके एलॉय का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो चुका है, इनकरेक्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा लास्ट स्टेटमेंट, सीड्स ऑफ व्हीट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए बंडल ऑफ व्हीट स्टॉक बाय सीविंग, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो चुके हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं कि ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, यहां तक की बात करेक्ट है, एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। तो हमें याद रखना है कि इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एक स्लो प्रोसेस है, एक स्लो फिनोमिना है जहां पर लिक्विड अपनी गैसियस फेस में कन्वर्ट होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन का फिनोमिना अकर हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बॉइलिंग पॉइंट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसी एक लिक्विड सब्सटेंस की बात करी जा रही है, किसी एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, एक फिक्स, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो यहां पर पूछा क्या जा रहा था, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए हम पहला पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो स्टेटमेंट 2 तो क्या है, फॉल्स है, तो यहां से पहला ऑप्शन क्या हो जाता है अपना, इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो यहीं तक पढ़ने की जरूरत है इस लाइन को। अगर 1 एंड 2 दोनों के लिए ट्रू लिखा गया है तो अपने लिए ऑप्शन क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। सी पर आते हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो यही अपना क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहां पूछा गया था करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 आइडेंटिकल टॉवेल्स वर हैंग आउट टू ड्राई अंडर डिफरेंट कंडीशन, तो
क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है अपना, यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात चल रही है। रेट ऑफ इवेपोरेशन एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर जितना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 42 डिग्री सेल्सियस पर। Z जहाँ पर बात चल रही है वहाँ पर सनी डे लिखा गया और 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करी गई है। वार्म डे यहाँ पर लिखा गया है 38 डिग्री सेल्सियस, Y के साथ में क्या लिख दिया गया है 38 डिग्री सेल्सियस। और रेनी डे में 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोला गया है। तो रेनी डे के लिए यहाँ पर X के लिए बात करी गई है 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। तो हमको यहाँ पर याद रखना है बेटा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके, यहाँ पर अगर जो नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं तो ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। रेनी सीजन में क्या रहेगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी और इसके रेट ऑफ इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ह्यूमिडिटी जितनी बढ़ेगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन हमें कहाँ मिलेगा, Z में। तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन हमको मिलेगा क्या, Z में। अरेंज देम इन ऑर्डर बिगिनिंग विद द टॉवेल दैट वुड टेक द शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम कौन लेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो Z में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन है, फिर Y में और फिर लास्ट में क्या, X में। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं बेटा ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मोर इन हीलियम देन इन गोल्ड। तो हीलियम क्या है अपने पास में, ये गैसियस सब्सटेंस है और गोल्ड क्या रहेगा, सॉलिड। सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या रहेगी, कम रहेगी, और गैस में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इंटर पार्टिकल स्पेस गैस में ज्यादा रहेगा, सॉलिड में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी में, नाइट्रोजन हैज नो डेफिनिट शेप एज वेल एज नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन हमको पता होना चाहिए कि अपनी गैसियस फेस में प्रेजेंट होता है, और गैसियस फेस के लिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि ना तो उनका कोई डेफिनेट शेप है, ना ही उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। वो जिस भी वेसल में होंगी उस वेसल के वॉल्यूम और उस वेसल के शेप को ऑक्यूपाई कर लेंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मरकरी इज लाइटर देन वाटर। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहेगा, वाटर भी लिक्विड है, वाटर एक कंपाउंड है, मरकरी एक क्या है, मेटल है, एलिमेंट है, और मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी डेंसिटी रहती है 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर, और वाटर की डेंसिटी अगर जो हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर अप्रॉक्सली हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सी जो है वही अपने पास में क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमको सर्च करना था क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए वाटर से, जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, लाइटर देन वाटर। तो सी ही अपने पास में क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर भी एक बार हम लोग डी के लिए पढ़ लेते हैं। पोटेशियम इज रिएक्टिव मेटल, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। Option C is the correct option because it is an incorrect statement, and hence option C is the correct option. चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु प्लेस्ड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, in front of letter P, Q and R as shown in the figure, and tried to look from the अदर साइड ऑफ ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहां पर फ्रेंड्स फर्स्ट के लिए दिया गया है कि P कोई सब्सटेंस रखा गया किसी फर्स्ट स्क्वायर के सामने, और उसको हमने इस साइड से देखा तो हमको ये P दिखाई दिया। ये इस पर्टिकुलर फिगर में
रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये इस फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है कि इसको दूसरे साइड से देखने पर P क्या हमें दिखाई दे रहा है। सेकेंड फिगर में Q जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, और थर्ड फिगर में ये जो R रखा गया है, थर्ड फिगर में हल्का सा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली विजिबल है, बस थोड़ा सा विजिबल रहेगा वहां पर। तो ऑप्शन क्या है? मटेरियल सेकंड इज ए फ्रॉस्टेड ग्लास। तो फ्रॉस्टेड ग्लास वो पर्टिकुलर ग्लास होते हैं जिसमें हम सब्सटेंस क्या है, एक ग्लास के दूसरे साइड से इस साइड में हम लोग क्या सब्सटेंस है, क्या पर्टिकुलर पर्सन है, उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन लाइट जो है वो आर पार जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉस्टेड ग्लास जो है वो ऑप्शन होना चाहिए थर्ड के लिए, बट किसके लिए लिख दिया गया है? मटेरियल सेकंड के लिए। जबकि हमें यहाँ पर सर्च क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? इनकरेक्ट। बी है मटेरियल वन इज ग्लास विंडो, ये करेक्ट है। वन इज ग्लास विंडो क्योंकि वन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट शो किया गया है। पी जो है इस डायरेक्शन से देखने पर हम पूरी तरीके से पी अपने लिए क्या है? विजिबल है। इसका मतलब यह है कि मटेरियल वन जो है वो एक ग्लास विंडो होगा, एंड हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आ चुका है आपके पास में अचीवर सेक्शन से। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए जो दिया गया है, तो फर्स्ट के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट एक केमिकल चेंज भी है, फर्स्ट एक फिजिकल चेंज भी है, और फर्स्ट जो है वो फास्ट चेंज भी है। तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट में हम फर्स्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या शार्पनिंग ऑफ पेंसिल इज ए केमिकल चेंज? नहीं, ये तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। बेकिंग ऑफ कॉर्न्स, तो बेकिंग ऑफ कॉर्न्स में क्या कोई फिजिकल चेंज आ रहा है? नहीं। और लास्ट नेक्स्ट क्या है अपने पास में? रैंसिडिटी ऑफ फूड। तो रैंसिडिटी ऑफ फूड क्या है? रैंसिडिटी ऑफ फूड में अपने पास में केमिकल चेंज आएगा, बट क्या वो फास्ट चेंज है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई वो फास्ट चेंज नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस, तो स्टोव। तो बर्निंग ऑफ एलपीजी मतलब यहाँ पर हम बात करें तो प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है एलपीजी, प्रोपेन एंड आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है, जो कि बर्न करने पर, यानी वो एक फ्यूल की तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको बर्न करने पर हमको एनर्जी मिलती है और CO2 गैस रिलीज होती है, वाटर वेपर मिलता है। तो यहाँ पर दोनों टाइप के चेंज होते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो पहले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिक्विड फेस से गैसियस फेस में आएगी बर्नर के पास में, बर्नर से बाहर आकर के जब वो गैसियस फेस में आ रही होगी, उस टाइम पर क्या होगा? केमिकल चेंज। तो इसमें हम लोग दोनों ही चेंज देखते हैं, फिजिकल चेंज मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का लिक्विड स्टेट से लिक्विड फेस से गैसियस फेस में आना, ये हो गया बेटा फिजिकल चेंज। फिर उसके बाद में उसका कंबस्शन, ये हो गया केमिकल चेंज। और क्या ये फास्ट चेंज है? तो बिल्कुल ये एक फास्ट चेंज है, एंड हेंस हम लोग देख पाते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो अपने पास में क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बात और पढ़ लेते हैं, इन्फ्लेटिंग ए बैलून। तो एक बैलून को, एक गुब्बारे को फुलाना, ये कैसा चेंज होगा? क्या ये एक फिजिकल चेंज होगा? तो सेकंड के लिए हम लोग देखते हैं, सेकंड जो दिया गया है वो फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल है और फास्ट चेंज है। तो इन्फ्लेटिंग ऑफ बैलून के अंदर ये तीनों ही प्रॉपर्टी हैं। लास्ट क्या है? कंबस्शन ऑफ केरोसिन। तो थर्ड में दिया गया है कंबस्शन ऑफ केरोसिन। तो कंबस्शन ऑफ केरोसिन केमिकल चेंज है और ये एक फास्ट चेंज भी है। तो ये भी ऑप्शन में करेक्ट चीज दी गई है, एंड हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए आप इस लिंक पर सर्च कर सकते हैं students.myclassroom.digital, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारे इस टेबलेट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। माई क्लासरूम के अपने इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको NSO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।